जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे NIOS के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और इसे हिंदी में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम NIOS के बारे में तो जानेंगे और उसके जो संगठनात्मक स्वरूप है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, उसके ध्येय वाक्य क्या है, वैश्विक स्तर पर इसका क्या उपयोग है NIOS का, और इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य तथा इसमें जो कोर्सेज चलाए जाते हैं 4 प्रकार के, उनके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, इसके हम गुण एवं दोष का अध्ययन करेंगे। तो कृपया करके दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और आप NIOS के बारे में अच्छी तरीके से जान जाएंगे। दोस्तों, वर्तमान जो युग चल रहा है, इस समय प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व होता है। शिक्षा का बहुत ही महत्व होता है, और क्योंकि दोस्तों शिक्षा ही मनुष्य को जो होता है वो संस्कार युक्त बनाता है। जो शिक्षा होता है वही व्यक्ति को संस्कार युक्त बनाता है। तो ऐसे लोगों को, जैसे कि जो शिक्षा से वंचित है, मतलब अपनी शिक्षा पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, या फिर मध्य में जो पढ़ाई छोड़ दिए हैं, पढ़ाई किए लेकिन कुछ कार्य, उनकी आर्थिक स्थिति हो सकता है न सही हो, तो अपनी पढ़ाई को छोड़ दिए हैं। और कामगार वयस्क, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो लोग काम करते हैं और साथ ही साथ पढ़ाई भी करते हैं, और घर गृहस्थी संभालने वाली महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो कि अपना घर गृहस्थी संभालती हैं और साथ ही साथ अपने पढ़ाई को जारी रखना चाहती हैं, एवं वंचित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति जनजाति, ये सब टाइप के जो लोग हैं, इनको अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली ने 3 नवंबर 1989 में मुक्त विद्यालय खोला था, ताकि ये जो है, जो जैसे शिक्षा से वंचित, मध्य में पढ़ाई छोड़ देने वाले बालक, कामगार वयस्क, घर गृहस्थी संभालने वाली महिलाएं एवं वंचित वर्ग की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर इसके व्यापक महत्व को ध्यान में रखकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इसे अलग कर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के रूप में उच्चीकृत करके एक स्वायत्त संगठन बना दिया गया। दोस्तों, राष्ट्रीय जो स्तर पर, मतलब नेशनल लेवल पर, इसके व्यापक महत्व को ध्यान में रखते हुए कि इसका जो यूज है बहुत ब्रॉड हो रहा है, बहुत मतलब अधिक लोग इसका यूज कर सके, इसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इसे क्या किया, अलग करके राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के रूप में इसे उच्चीकृत किया और एक स्वायत्त संगठन बना दिया। अप्रैल 1990 को भारत सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा इसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS घोषित किया। आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के द्वारा NIOS की घोषणा कब की जाती है, तो ये दोस्तों अप्रैल 1990 में की जाती है। दोस्तों, 14 सितंबर 1990 में भारत सरकार के द्वारा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा आयोजित कराने का अधिकार प्राप्त हो गया। दोस्तों, NIOS को क्या किया गया, 14 सितंबर 1990 में भारत सरकार के द्वारा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा आयोजन करने का अधिकार मिल गया था। और इस संस्थान ने, मतलब NIOS ने 15 जनवरी 1991 को अपनी पहली परीक्षा कराई, और जिसमें सफल हुए विद्यार्थियों को इन्होंने प्रमाण पत्र भी दिया था। दोस्तों, अब हम जानते हैं इसका संगठनात्मक स्वरूप क्या है। दोस्तों, इसके जो संगठनात्मक स्वरूप है वो उसके मुख्यतः 5 विभाग है। जैसे आपके हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, तो उस तरीके से हर एक उंगली क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। ऐसे ही इनका जो NIOS का संगठनात्मक स्वरूप है, इनके भी 5 विभाग है। जैसे कि जो इसका शैक्षिक विभाग होता है, तो ये शिक्षा से संबंधित होता है कि पाठ्यक्रम, किताबों की व्यवस्था कैसे किया जाए, किताबों से रिलेटेड, और उनमें जो पाठ्यक्रम डाला गया है वो मतलब कि बालक के लिए उपयोगी है कि नहीं है, क्या वह उसे समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, ये सारी चीज़ें जो देखता है वो शैक्षिक विभाग देखता है। और जो व्यावसायिक शिक्षा विभाग होता है, वो व्यावसायिक शिक्षा की देखरेख करता है। और मूल्यांकन क्या करता है, मूल्यांकन जो विभाग होता है, ये जब परीक्षा ली जाती है तो उसके बाद परीक्षा का मूल्यांकन करता है। शिक्षार्थी सहायता सेवा, तो दोस्तों शिक्षार्थी सहायता जो सेवा होता है,
ये विभाग क्या करता है, यह विभाग शिक्षार्थी को सहायता प्रदान करता है, जैसे कि उसको एडमिशन कब लेना है, उसको मतलब कि उसके बारे में सारी चीज़ें इन्फॉर्म करना कि विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मदद हो सके, उनके बारे में बताता है। प्रशासन सेवा जो होती है, प्रशासन विभाग होता है, तो ये संस्था की देखरेख करता है, नियम कानून बनाता है, जैसे परीक्षा कब होगी, एडमिशन कब से कब तक होगा, कब तक चालू रहेगा, इसके बारे में उसका डेट बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, इसके बारे में ये जो प्रशासन विभाग होता है कार्य करता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये आप 5 जो इसके विभाग हैं इसको आप समझ सके होंगे कि शैक्षिक विभाग है, व्यावसायिक शिक्षा विभाग है, मूल्यांकन विभाग है, शिक्षार्थी सहायता सेवा है और प्रशासन विभाग होता है। दोस्तों जो NIOS का मुख्यालय है ये है सेक्टर 62 नोएडा में। कहाँ पे है? सेक्टर 62 नोएडा में है। इसका दोस्तों ध्येय वाक्य क्या है ये भी पूछा जाता है दोस्तों, जैसे कि CTET और UP टेट की परीक्षा में, सुपर टेट की परीक्षाओं में कि ध्येय वाक्य NIOS का क्या है। तो दोस्तों इसका जो ध्येय वाक्य है वो है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। क्या है दोस्तों? विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसका मतलब होता है दोस्तों कि विद्या सभी धनों में प्रधान होती है। क्या होती है? विद्या जो होता है, ज्ञान जो होता है वो सभी धनों में प्रधान होती है। दोस्तों इससे एक चुटकुला भी याद आता है कि मतलब कि दिया गया कुछ व्हाट्सएप पे फैला हुआ था कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, मतलब कि विद्या के लिए जितनी भी धन आती है वो सभी प्रधान के होते हैं। इसका ये मतलब भी निकाला गया था, चुटकुला बनाया गया था दोस्तों। अब दोस्तों हम जानते हैं कि NIOS का वैश्विक स्तर पर संचालन कैसा रहा। ये दोस्तों कोई छोटी मोटी संगठन नहीं है या फिर छोटा मोटा कोई विद्यालय नहीं है, बल्कि इसका जो NIOS है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन एजुकेशन स्कूलिंग है, ये है दोस्तों वैश्विक स्तर पर भी इसका संचालन होता है। दोस्तों भारत में कुल 21 क्षेत्रीय केंद्रों और 4 उप केंद्रों द्वारा इसका संचालन किया जाता है और इस समय भारत में पूरे 6,351 अध्ययन केंद्र NIOS के हैं। और विदेशों की बात करें दोस्तों तो विदेशों में 31 अध्ययन केंद्र हैं। कितने हैं? 31 अध्ययन केंद्र है, जिसमें कि आपका मस्कट आता है, कुवैत आता है और दोस्तों UAE आता है, सऊदी अरब आता है, नेपाल आता है, बहरीन, इन जैसे देशों में क्या किया गया है? NIOS का संचालन किया जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं आगे कि इसका जो कि NIOS को किस स्तर पर देखा जाता है। तो दोस्तों NIOS विश्व का सबसे बड़ा माध्यमिक स्तर बोर्ड बन गया है। जो NIOS है हमारा, ये विश्व का सबसे बड़ा माध्यमिक स्तर बोर्ड बन गया है, क्योंकि इसमें लगभग 15 लाख छात्र अध्ययन कर रहे हैं इस समय। मतलब कि लगभग 15 लाख छात्र हैं जो है वो NIOS में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका मतलब कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। जो लोग लाइटली इसको लेते हैं, अरे NIOS करते हैं, ओपन स्कूल है, इसमें कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं है, इसको पढ़ने से कुछ मतलब नहीं है। तो दोस्तों इस समय लगभग 15 लाख लोग क्या कर रहे हैं? इसमें अध्ययन कर रहे हैं। यदि दोस्तों इसका कोई बेनिफिट नहीं होता, इसका फ़ायदा नहीं होता, तो इतने लोग क्यों अध्ययन करते हैं? दोस्तों हम जानते हैं अब इसका उद्देश्य क्या है, अब इसके लक्ष्य क्या है। दोस्तों हम किसी भी संगठन का निर्माण करते हैं तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होता है। तो जैसे कि इसमें क्या होता है? सहायता प्रदान करना। अब सहायता प्रदान करने से मतलब है दोस्तों कि जैसे जो व्यक्ति, जो बालक कुछ सीखना अथवा पढ़ना चाहता है, उसको ये आगे शिक्षा जारी रखने में सहायता प्रदान करता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में ही कि जैसे कि घरेलू काम करने वाली महिलाएं हो गई, कामगार वयस्क हो गए, या फिर शिक्षा से जो वंचित हैं, तो वे यदि अपनी शिक्षा को आगे जारी रखना चाहते हैं तो उसमें NIOS मदद करता है। वो उसको मदद करने के लिए बनाया गया। फिर है ODE, ऑन डिमांड एग्जाम। दोस्तों इसके द्वारा क्या होता है कि जब आपको एग्जाम देने का मौका करे, आप फॉर्म फिल करिए और आप एग्जाम देके उत्तीर्ण होते हैं, मतलब इसमें पास होने की बहुत ज़्यादा गारंटी रहती है। मतलब कि यदि आप कमज़ोर हैं, पढ़ाई में कमज़ोर है, फिर भी आप इसके द्वारा आप पास हो सकते हैं, आप आगे की कक्षाओं में जा सकते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर बालक की पूर्ण शिक्षा। दोस्तों इसका जो फीस होता है NIOS का, ये भी बहुत कम होता है और इसमें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग होते हैं, बालक होते हैं, उनकी भी शिक्षा पूरी हो जाती है। जीवन को संपन्न बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। इसका मतलब है दोस्तों कि जैसे कि जीवन को संपन्न बना, हम अभी भी जैसे कि हमारी NEP ही आई और इसमें क्या किया गया, क्लास 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को लागू किया गया। तो यहाँ से समझने का ये मतलब है कि जो हमारी व्यावसायिक शिक्षा है,
तो इसके थ्रू जब हम पढ़ाई करके कंप्लीट करके अपना निकलते हैं और आगे की पढ़ाई हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम व्यवसाय कुछ ना कुछ सीख लिए हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आगे का एजुकेशन जारी रख सॉरी दोस्तों, अपने आगे के जीवन जो हमारा है उसे हम संपन्न या फिर सफल बना सकते हैं एनआईओएस के द्वारा। विविध प्रकार के शोध व सूचना प्रदान करना, इसके द्वारा दोस्तों जो तरह तरह के रिसर्च किए जाते हैं और जो चीज़ें नई नवाचार बढ़ते हैं, नई चीज़ें जो आ रही है उसकी भी सूचना प्रोवाइड की जाती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, इसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बुक रीडिंग करते हैं, कोई सब्जेक्ट किसी भी स्कूल में या फिर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो हम लोगों को एक बुक मिल जाता है, उसके राइटर भी दे दिया गया रहता है कि ये राइटर इसको राइट किए हैं। लेकिन जो आपका एनआईओएस का बुक होता है, इसके हर इकाई के लेखक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाता है। दोस्तों इसके अब हम कोर्सेज के बारे में जानते हैं। आपको कोर्सेज के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको राइट भी करना पड़ता है और आपसे पूछा भी जाता है कि इसके मुख्य कोर्सेज कौन कौन से। तो इसके मुख्य 4 कोर्सेज हैं, जैसे कि ओबीई ओपन बेसिक एजुकेशन, जिसमें दोस्तों पहली जो कक्षा होती है 1 से 3 तक होती है, फिर जो आगे की कक्षा होती है वो 4 से 5 तक होती है, और कक्षा 6, 7, 8 तीसरे पार्ट में इसको लिया गया। मतलब कहा भी जाता है कि ओबीई को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए, जिसमें कक्षा 1 से 3 तक, फिर कक्षा 4, 5, फिर कक्षा 6, 7, 8 शिक्षा की मिलती है। दोस्तों आगे हम देखते हैं कक्षा 10 सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स कहा जाता है। इसमें क्या होता है, 9 और 10th वाले पढ़ाई करते हैं, और जो 12 तक कक्षा 12 होता है उसको सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स कहा जाता है। और लास्ट में है दोस्तों वोकेशनल व्यावसायिक एजुकेशन, जिसके थ्रू जैसे कि व्यवसाय का जो पाठ्यक्रम है जो चल रहा है व्यवसाय का डिमांड में, तो उन सभी व्यवसाय को भी यहाँ पे क्या करता है, सिखाया जाता है, उनके बारे में अध्ययन कराया जाता है। साथ ही दोस्तों यदि हम कुछ और बात करें तो जैसे इसका जो एनआईओएस का गुण एवं दोस्तों कोई भी चीज़ हो गया, उसका कुछ न कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स जरूर होते हैं, उसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान जरूर होते हैं। जैसे कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो मतलब एक जो होता है कि कुछ फ़ायदे वाला होता है, कुछ मतलब नुकसान वाले होते हैं। तो एनआईओएस के कुछ गुण हैं, जैसे इसका गुण क्या है कि पहला गुण है कि अत्यंत सस्ती शिक्षा। एनआईओएस जो है दोस्तों यह अत्यंत सस्ती शिक्षा देता है। जैसे मैं अभी उद्देश्य में भी बताया था कि आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति हैं उन्हें ये क्या करता है, शिक्षा मुहैया कराता है, ताकि वे भी क्या कर सके, अपनी आगे की एजुकेशन मतलब जो अपनी पढ़ाई है उसको कर सके। ये शिक्षा क्या करती है, सस्ती शिक्षा देती है। और अध्ययन केंद्र बदलने की सुविधा होती है। दोस्तों यदि आप मतलब कि पढ़ाई कर लिए हैं कहीं पे, मतलब 3-4 की पढ़ाई कर लिए हैं, फिर आप आगे दूसरे स्कूल में जाना चाहते हैं, वहाँ पे नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप एनआईओएस के थ्रू मतलब दूसरे विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं, आप अपने आगे की पढ़ाई वहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से यह है कि अध्ययन केंद्र बदलने की इसमें सुविधा होती है। कार्यरत व्यक्ति के लिए उपयोगी होती है। दोस्तों कार्यरत व्यक्ति जैसे कि कामगार जो व्यक्ति होते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना चाहते हैं, यदि उनका वीक है तो क्या करते हैं, काम भी करते रहते हैं और पढ़ाई भी करते रहते हैं, तो उनके लिए भी क्या होता है, फायदेमंद हो जाता है। इसमें दोस्तों जो होती है किताबें होती है निःशुल्क होती है। किताबें दोस्तों जैसे डाक के द्वारा क्या किया जाता है, उनके घरों पे पहुंचा दिया जाता है और वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी किताबें को पढ़ सकते हैं। मतलब जो बुक्स होते हैं फ्री होते हैं फुली। व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। दोस्तों सबसे मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के सिनेरियो के लिए यदि देखा जाए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किया जाता है ताकि शिक्षार्थी जो है वो अध्ययन करके व्यवसाय कर सके और अपना जीवन सफल बना सके। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मैं अभी पीछे भी बताया कि दोस्तों इसके उद्देश्य में कि इसके हर यूनिट के जो राइटर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसका मतलब इसमें जो शिक्षा दी जाती है वो गुणवत्तापूर्ण दी जाती है। उत्तीर्ण होने के कई सारे अवसर, जैसे मैं ये भी बताया था कि जब मन करे मतलब आप फॉर्म फिलअप करिए और आपका वहाँ पे इस एग्ज़ाम करा के मतलब आपको पास कर दिया जाता है, तो उत्तीर्ण होने के कई सारे अवसर रहते हैं। अब दोस्तों हम इसके दोष के बारे में जान लेते हैं। एनआईओएस जो दोस्तों स्कूल होता है, एनआईओएस है, ये बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसमें परिवहन की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, वहाँ तक आने जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। इसके दोष हो गए क्योंकि इनकी संख्या भी जैसे थोड़ी लिमिटेशन में है और थोड़े दूर दूर पे होते हैं। समय सारणी बदलती रहती है। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आजकल
ये है कि समय सारणी जब मन करता है तब बदल देते हैं। तो एनआईओएस में भी यही चलता है, वहाँ पे भी समय सारणी निरंतर बदलती रहती है। आपका जो टाइम टेबल आ गया है एग्जाम का, वो आप पढ़ते रहेंगे, फिर पता चलता है कि आपका टाइम टेबल चेंज हो चुका है, परीक्षा हो रही होती है, पता चलता है कि आपके पोस्टपोन हो चुका है, ऐसे हो चुका है। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम को छूटने का भय होता है, इसके लिए अलर्ट रहना पड़ता है आपको। क्या एनआईओएस में मतलब एडमिशन ले रहे हैं तो अलर्ट जरूर है, क्योंकि आपका एग्जाम छूटने का वहाँ पे भय हो जाता है। शंका का समाधान नहीं होता दोस्तों। जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते हैं तो हम लोगों को कोई भी चीज़ डाउट होता है तो हम अपने टीचर से डिस्कस करके पूछ लेते हैं, लेकिन जो एनआईओएस में है वहाँ पे आप उपस्थित होते नहीं हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मतलब उसको टीचर से कंसल्ट करके उनसे बात करके आप उस समस्या को हल नहीं कर पाते हैं, मतलब उसमें परंपरागत नहीं है। तो मतलब जैसे कि जो विद्यार्थी यदि परंपरागत तरीके से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए एनआईओएस बेस्ट नहीं, उनके लिए एनआईओएस अच्छा है ही नहीं। शिक्षक अनुदेशन का अभाव, जो टीचर होते हैं, जैसे स्कूल में जब जाते हैं तो हमें टीचर क्या प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसे करो, एग्जाम में ऐसे राइट करो, इस तरीके से पढ़ो, इतने घंटे पढ़ो, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये सभी चीज़ें जो टीचर होते हैं वो बताते रहते हैं। तो वहाँ पे उनका जो टीचर अनुदेशन जो होते हैं, हमारे टीचर इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसका भी अभाव होता है, कमी होती है। शिक्षक छात्र का अंतःक्रिया न होना, जो शिक्षक और छात्र होते हैं उनके बीच में वार्तालाप ही नहीं होता है कि एक दूसरे से डिस्कस करें और बात करें, तो उनके मन की जो बात है, उनका जो सॉल्यूशन है, उनके मन में जो क्वेश्चन उठ रहे हैं उसका सॉल्यूशन प्राप्त हो सके। पाठ्य सामग्री उचित समय पर न मिलना, जैसे कि दोस्तों इसमें मैं बताया कि इसमें जो बुक्स होते हैं वो आपके घर पे डिलीवर कर दिए जाते हैं। तो ये भी होता है कि पाठ्य सामग्री जो है, जैसे कि आपका एग्जाम में यदि छमाही चल रहा है, कि हो सकता है ऐसा कि एग्जाम 1 महीने बाकी हो तब आपको बुक मिले, मतलब आपको जो बुक कब मिलेगा ये कोई डिसाइड नहीं होता है। हो सकता है कि आपके एग्जाम के बाद मिले, या फिर हो सकता है बहुत लेट से मिलता है, जिससे क्या होता है कि विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठाना पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ा दोष होता है वो है बालक सिर्फ पास होने के लिए यहाँ पे पढ़ता है, जो क्योंकि मैं बताया था ऑन डिमांड एग्जाम है, जब मन करेगा तब उसका एग्जाम देगा, वहाँ पे पास हो जाएगा। तो बालक सिर्फ क्या करता है, पास होने के लिए यहाँ पे पढ़ता है, ना तो उसका कोई चारित्रिक विकास होता है, ना तो नैतिक विकास होता है, और ना ही उसका कोई सामाजिक विकास हो पाता है। ये है दोस्तों इसके कुछ मुख्य दोष। और जैसे कि शिक्षक विद्यालयी वातावरण एवं शैक्षिक परिस्थितियों के अभाव में छात्र शिक्षा को अधिक महत्व नहीं होता है, तो अधिक महत्व नहीं देता है, वह केवल शैक्षिक आवश्यकताएं एवं अंक प्रक्रिया के लिए अध्ययन करता है। जैसे कि मैं अभी बताया कि बालक सिर्फ पास होने के लिए वहाँ पे पढ़ता है। यदि दोस्तों हम बात करें कि राष्ट्रीय जो मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान है, इसका विद्यालय शिक्षा में क्या योगदान रहा है, विद्यालय शिक्षा में इसका क्या योगदान है, तो इसने भारत में मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम एवं उनके मूल्यांकन योजना का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो भारत में मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम चल रहा था और उसके मूल्यांकन योजना के निर्माण में क्या किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान छात्राओं, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, निम्न उपलब्धि एवं वंचित वर्गों हेतु शिक्षा व्यवस्था प्रदान करती है। यदि दोस्तों आप लिख भी सकते हैं अपने से कि इतना मैं बता चुका हूँ इस वीडियो में, कि आप अपने से भी लिख सकते हैं क्या चीज़ें जरूरी हैं क्या चीज़ें नहीं हैं और इसने क्या शिक्षा में योगदान दिया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का भागीदार बनकर शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं उसके स्तर को ऊंचा उठाने में योगदान किसने दिया है, तो एनआईओएस ने दिया है। स्थानीय विद्यालयों में शिक्षण हेतु बढ़ रही भीड़ एवं उनके मानकों, जैसे कि जो शिक्षक और छात्र का अनुपात होता है उसको भी बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। दोस्तों सामान्य व्यावसायिक एवं आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रमों का निर्माण कर विभिन्न कौशलात्मक कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। इसके द्वारा छात्रों का कौशलात्मक विकास एवं व्यावसायिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो दोस्तों इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल से समझ चुके हैं और ये 18 मिनट का लगभग 19-20 मिनट का वीडियो भी हो चुका है। तो आप उम्मीद करते हैं यदि आप धीरे धीरे इसको समझना चाहेंगे, और मैंने जो नोट्स बनाया था वही मैंने आपको क्या किया है, प्रोवाइड कर दिया है, तो आप पॉज करके वीडियो को लिख भी सकते हैं, मतलब कि आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और अच्छे से नोट्स क्योंकि दोस्तों जब आप लिखेंगे जब तक नहीं तब तक आपको कुछ भी याद होने वाला नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेहनत बहुत लगता है दोस्तों वीडियो को बनाने में, तो वीडियो को लाइक कमेंट और जो भी करना होगा जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।